मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का ई लेक्चर में पुनः स्वागत है। हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बहुत ही उपयोगी है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उनको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है कि मिथ्या कारावास से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। मिथ्या कारावास मतलब फॉल्स इम्प्रिजमेंट, मतलब जब कोई किसी व्यक्ति को बिना किसी विधि के औचित्य के, बिना किसी कारण के उसको गिरफ्तार करता है तो उसको हम कहते हैं मिथ्या कारावास, है ना। मिथ्या कारावास जो ये शब्द है, ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड में भी इस शब्द के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि टॉर्ट्स सिविल का पार्ट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी शब्दावली इसमें है, बहुत सारे ऐसे टर्म है और शब्द इसमें हैं जो टॉर्ट्स में भी कवर होंगे और इंडियन पेनल कोड्स में भी कवर होंगे। तो आज जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द वह है मिथ्या कारावास। इंडियन पेनल कोड में उसको सदोष परिरोध के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति बिना किसी विधि के औचित्य के यदि किसी को गिरफ्तार करता है तो वो मिथ्या कारावास के अंतर्गत आता है, क्योंकि विधि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं देती है। अब बिना किसी विधि के औचित्य के गिरफ्तार होगा तो क्या होगा, उसकी जो शारीरिक स्वतंत्रता है उसका हनन हो जाएगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उसमें राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। जब आप उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवरोध कर लोगे तो क्या होगा, वो अपने कार्य नहीं कर पाएगा, जो उसको संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है उसका उपयोग वो नहीं कर पाएगा। तो मिथ्या कारावास को हमें यहाँ समझना है। इंडियन पेनल कोड में दो टर्म्स काम आते हैं, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सदोष अवरोध कि जब कोई व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उसको उस दिशा में जाने से रोकना। सदोष अवरोध का मतलब होता है पर्टिकुलर वो जिस दिशा में जा रहा है उसको उसी दिशा में जाने से रोकना। हालांकि वो उस दिशा में अन्य रास्ते से जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो जिस रास्ते को वो उपयोग दैनिक जीवन में करता है, नियमित रूप से करता है, उस रास्ते को उसके लिए रोक देना। तो ये होता है सदोष अवरोध। इसके बाद आता है सदोष परिरोध। जब कोई व्यक्ति बिना किसी विधि औचित्य के सआशय किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से अवरोध कर लेता है ना। कौन सी स्वतंत्रता? शारीरिक स्वतंत्रता। जैसे एक कमरे में सोया हुआ है और बी उसको बाहर से ताला लगा के चला गया। अब उसको ए जो कमरे में सो रहा है उसको पता हो या नहीं हो कि बी ने बाहर से ताला लगाया, लेकिन वो सदोष परिरोध के अंतर्गत आएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सदोष परिरोध का मतलब होता है कि चारों तरफ से उसकी स्वतंत्रता का अंकुश लगा देना, उसको बाहर निकलने से रोकना। इसका एक ही बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ए नाम का पर्सन रात को कमरे में सोने के लिए जाता था। सी नाम जो उसका फादर था वो उसके सोते ही रात को 10 बजे कमरे में लॉक लगा देता था ताकि वो उठ के बाहर नहीं जा पाए, और सुबह 5 बजे वो लॉक खोल देता था। तो ये जो एग्जाम्पल है क्या सदोष परिरोध के अंतर्गत आएगा? तो हाँ, ये एग्जाम्पल सदोष परिरोध के अंतर्गत आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो मिथ्या कारावास क्या होता है? मिथ्या कारावास के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर देना, उसकी शारीरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देना, क्या होता है मिथ्या कारावास। विंडफील्ड के अनुसार मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर ऐसा पूर्ण अवरोध है जिससे विधि द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वह कोई कार्य न कर सके। ठीक है ना। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है बर्ड वर्सेस जोन्स के मामले में। न्यायमूर्ति पैटरसन ने अभिनिर्धारित किया कि कारावास किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध होता है। यह अवरोध चाहे थोड़े समय के लिए हो, लंबे समय के लिए हो, कुछ अवधि के लिए हो, लंबी अवधि के लिए हो, इसके अंतर्गत आती है। और इसकी इच्छा का आंशिक अवरोध भी इसके अंतर्गत आता है ना। फिर रामलाल वर्सेस ओम प्रकाश का जो केस है ये भी मिथ्या कारावास से संबंधित केस है।
दिल्ली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना विधि की दृष्टि में बंदीकरण है, और यदि बंदीकरण बिना किसी विधि के औचित्य या प्राधिकार के है तो वह न केवल दंडनीय अपराध है बल्कि ऐसा अनुयोज्य कृत्य में स्वीकृति है, उसके लिए उसको पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो ये था एक मिथ्या कारावास का हल्का सा छोटा सा क्रक्स जो मैंने आपको सामने समझाया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, अपमान, वचन और अपलेख क्या होता है। इंडियन पेनल कोड में इसको कहाँ समझाया गया है? 499 इंडियन आईपीसी की धारा में इसको समझाया गया है, और 500 में इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई। कोर्ट्स में बताया गया है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा कथन करे जिससे उसकी मान मर्यादा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा खंडित हो जाए, तो ये क्या होगा? अपमान या मानहानि के अंतर्गत आएगा। किसी की प्रतिष्ठा को, किसी की मान मर्यादा की हानि करना, उसका खंडन करना मानहानि के अंतर्गत आता है। सिंपल सी चीज़, किसी मान की हानि करना। मानहानि में दो जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं अपवचन और अपलेख। अपवचन बोलकर आप किसी व्यक्ति की मानहानि कर रहे हो, अपलेख लिखकर किसी व्यक्ति की आप मानहानि कर रहे हो। अपलेख में तो रिटर्न आपके पास सबूत है, बोलकर यदि कोई सामने वाला पर्सन आपके पास खड़ा है या कोई व्यक्ति उसके रूप में गवाही दे देता है कि उसने बोलकर, यानी कि ए ने बी के खिलाफ भरी सभा में कोई ऐसा शब्द बोला जिससे उसकी मानहानि होगी। अपलेख मतलब लिखकर, व्यक्ति द्वारा, अलग अलग तरीके से हम इसको आज के समय में कह सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। तो अपमान वचन कब स्वतः अनुयोज्य होता है? अच्छा क्वेश्चन ये है। तो वादी को इसके लिए निम्न चीज़ें साबित करनी होगी। पहली, जब वादी के विरुद्ध कारावास से दंडनीय अपराध का अभ्यारोपण हुआ है, ठीक है। संक्रामक रोग से ग्रसित होने का आरोप ए ने बी को कहा कि एड्स से ग्रसित है, जबकि एड्स से ग्रसित नहीं था। ए ने बी को कहा कि यह कोई ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है कि आप इसके पास मत जाइए, तो ये एक अपवचन स्वतः अनुयोज्य हो गया। वादी के संबंध में कार्य, वृत्ति, व्यवसाय को लेकर कोई ऐसा आक्षेप करना। ए ने बी को कहा कि यह महिला प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय में लंबित है, ये महिला कुछ गलत काम करती है भरी सभा में, उसके लिए उसका नाम लेकर कहा, तो यह स्वतः अनुयोज्य, ठीक है। एक्शनेबल, नॉन एक्शनेबल, स्वतः अनुयोज्य, अनुयोज्य में क्या अंतर है? अपलेख में हर चीज़ स्वतः अनुयोज्य होती है, इसमें साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो रिटर्न में है, सब व्यक्ति उसको पढ़ सकते हैं और वो एविडेंस के रूप में आपके सामने रख दी है। जबकि अपवचन में रिटर्न में तो हटती नहीं है, बट अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस का यूज़ करके प्रतिवादी वादी के विरुद्ध कोई आरोप लगाता है तो आप उसको स्वतः अनुयोज्य करके उसको पनिशमेंट दे सकते हो, और सामने वाले को आप जुर्माना या कंपनसेशन दिला सकते हो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपवचन बड़ा अपराध, इसमें बड़ा अपराध के अंतर्गत आता है। अपलेख, अपवचन, अपलेख है तो मानहानि के तत्व, बट अपलेख में जो पनिशमेंट की अवधि है वो ज़्यादा है, और अपवचन में पनिशमेंट की अवधि है जो थोड़ी कम है। एक रिटर्न का प्रारूप है, फॉर्मेट है, और एक ओरली फॉर्मेट। तो ये थोड़ा सा हमें अपवचन और अपलेख का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।